डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी। और हर्ष कुमार जी पूरी तैयारी में है, आप देख सकते हैं इनको कि साहब पूरी नई टी शर्ट वगैरह सब खरीद रखी है जयपुर डायलॉग्स में आने के लिए, पूरी तरह से तैयार है। सर, जयपुर में आने के लिए तो हम जो है ब्लॉक प्रिंटिंग वाली शर्ट पहन के आएंगे ना, जो आपके यहाँ से हमने ली थी पिछली बार। अच्छा, ठीक। वो पूरा आपका वार्डरोब तैयार है जी बिल्कुल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। आप सभी लोग के अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर्ष जी, आज तो आरएसएस की पताका फहरा गई कर्नाटका में। जो कर्नाटका सरकार ने उल्टे पुल्टे जो ऑर्डर निकाले थे कि किसी भी सरकारी पार्क, सरकारी रोड, सरकारी वाटर बॉडी, सरकारी बिल्डिंग में आप अपना किसी भी प्रकार के 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। उसको आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है ना सर, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रोजेक्ट है, आपको तो पता ही है। क्योंकि प्रियंक सबसे ज्यादा खड़गे जो है बोलता वो है इसके बारे में प्रियंक खड़गे जो है वो पंचायती राज मंत्री है वहां का, और वहां का जो तो पंचायती अधिकारी करता है वो। पंचायती हाँ राज तो मंत्री का काम ही पंचायती करना। हाँ, तो आपको याद होगा कि इसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो जो एक वीडियो था, विलेज डेवलपमेंट अफसर कहते हैं जिसे हमारे यहाँ, वो उसने किसी आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लिया था और फिर उसके बाद वो वीडियो जो है सीधा पहुंचा दिया गया राहुल गांधी के पास कि साहब देखिए, यहाँ खड़गे जी का लड़का जो है वो मंत्री है और यहाँ पे आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद ये ऊपर से आया था कि इस पे कोई कार्रवाई करो। अब प्रियंक खड़गे ने जो है चमचागिरी की पावर 2 दिखाते हुए उसमें जो है उसे तो सस्पेंड करा ही, साथ ही साथ ये भी लिखित में चिट्ठी लिख दी सिद्धरामैया को कि साहब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी बिल्डिंगों में और इनमें जो है आरएसएस के जो कर्मचारी हैं इन सब का इस्तेमाल बंद हो, ये भाग न ले सकें। लेकिन वो ये भूल गए थे सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है 2000 मेरे ख्याल में 16 में ये कर दिया था कि आरएसएस को वो जो क्लॉज था कि पॉलिटिकल वाला कि आरएसएस राजनीतिक सेंटर, उसमें राजनीतिक शब्द इन्होंने हटवा दिया था मोदी जी ने। तो उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता, आप अपने लोकल लेवल पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से 2028 में जब चुनाव होगा कर्नाटक का, उसमें कांग्रेस का टुकड़ा पूरी तरह से साफ हो जाए। ये तमाम इंतजाम उसके हो रहे हैं। एक मामला वो चल ही रहा है जातीय जनगणना वाला, आपको पता ही है, सर्वे वाला, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था। उस सर्वे पहले के पुराना वाला काट दिया, अब नया वाला ले आए। अब नए वाले की क्या सैंक्टिटी होगी, उसके ऊपर अभी भी पता कोई ही स्टे नहीं ले है। आएगा। उसे 31 अक्टूबर तक की डेट रखी हुई है। देखिए उसका टारगेट उसमें भी यही चल रहा है। वहां क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ये चाहता है कि चाहे बर्बाद हो जाए कांग्रेस, चाहे अगली बार सरकार में ना आए, लेकिन सिद्धरमैया का ये आखिरी कार्यकाल होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में डीकेएस जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, कुछ भी कर ले। क्योंकि ये जो जातीय जनगणना वाला सिद्धरमैया करा रहे हैं, वो यही दिखाना चाहते हैं कि भैया यहाँ ओबीसी ज्यादा हैं, ना लिंगायत हैं और ना ये वाले हैं, वो कलिगा वाले, इतने सारे नहीं है ये। हम मैं हूं तो अगर मुझे हटाओगे तो ये सारे ओबीसी नाराज हो जाएंगे, आप करते रहो वो कलिगा और लिंगायत के लिए। तो कांग्रेस की इन फाइटिंग चल रही है
वो मामला आप भूल ही गए हो जब इनकी जमीनें वमीनें इन्हें अलॉट करा दी थी सिद्धरमैया की फैमिली को। वो मामला इनका चल ही रहा है। उसमें मेरे ख्याल में मामला वहां तक पहुंचा हुआ है, लोकायुक्त वगैरह तक कहां तक पहुंचा हुआ है, काफी आगे पहुंचा हुआ है वो मामला भी। अभी उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये कांग्रेस की इन फाइटिंग चल रही है। यहाँ बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को सिर्फ यहाँ पे जरूरत है एक लीडरशिप की, जो बीजेपी के पास यहाँ नहीं है। वही बिहार वाली स्थिति कि यहाँ पे, वहां तो चलो फिर भी है कि आप सेकंड नंबर पे रहते हो या अलाइज हो वहां पे, लेकिन यहाँ तो आप सिंगल हैंडेडली, आपको अकेले में चुनाव लड़ना है, किसी लोकल दल का आपको समर्थन नहीं लेना। बीजेपी वालों पे लीडरशिप ही नहीं है यहाँ पे। अब बताइए, अब अगला चुनाव अगर लड़ेंगे तो उसके लिए क्या तैयारी है? क्या ये बोम्मई के नाम पे लड़ेंगे? येदुरप्पा को ये लड़ा नहीं रहे, तो चुनाव में आपके पास फेस क्या होगा? ये सबसे बड़ी कमी है। वरना कांग्रेस वालों ने तो आपस में इंतजाम कर लिया है, जैसे आपके राजस्थान में हुआ था कि अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट ने पूरा इंतजाम कर दिया था कि ना तू और ना तू, भले ही बीजेपी आ जाए। तो वहां तो ये कहानी चल रही है। अब इस पे आज कोर्ट ने स्टे दे ही दिया है आरएसएस वाले पे। इसमें बीजेपी को घर बैठे बैठाए एक मौका मिल गया। और मुझे लग रहा है सर, इस इंसिडेंट के बाद जिस तरह से वो अधिकारी सस्पेंड कराया था प्रियांक खड़गे ने, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी है इनके खिलाफ। ये सरकारी कर्मचारियों की तो वैसे भी नाराजगी इनके खिलाफ है, क्योंकि ये उल्टे पुल्टे काम इस तरह के करते ही रहते हैं ना लगातार। और हाँ। सिद्धरमैया जो है वो कई सारे तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल काम किए हैं, जैसे कि भाई आपके वो दशहरा में चामुंडेश्वरी माता जी के यहाँ उसका जो उद्घाटन होता है उसमें बानू मुश्ताक वो लेखिका को लेकर आ गए जानबूझ के राहुल गांधी को प्लीज करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी तो इस समय अपने पूरे फुल क्रिश्चियन अवतार में आ चुका है। वो तो हिंदू धर्म को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है, ऊपर से लेके जी नीचे जी। तक। ये अलग बात हाँ, है कि बिहार से गायब है। बिहार में कल से शुरू होगा उसका कार्यक्रम। कल उसकी 2 सभाएं हैं। लेकिन ये जो आपने बात बताई ना लेकिन कर्नाटका वाली, मजे की बात यह है कि उन तो सभाओं में तो वो तो केवल वोट चोरी की बात करेगा ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं टॉपिक उसके पास। हाँ देखते हैं क्या बात करता है। और ये जो कर्नाटक वाली आपने बात बताई, आप इसमें एक चीज बहुत लोगों ने मिस किया इसमें। बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वहां का जो एलीट क्लास है उसने सिद्धरमैया को और डीके शिव कुमार को खूब पेला है जम के। आपको याद होगा किरण हाँ वो तो मजूमदार शाह को ऑफिस में बुलाया डीके शिव कुमार ने, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा इसके खिलाफ कि साहब इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पानी भर जाता है, दिन भर जाम रहता है, और बेंगलुरु को आप कहते हो कि ये साइबर सिटी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। बाकायदा उसे बुला के वो करना पड़ा। अब आप बताइए ना कि मिडिल क्लास आपसे परेशान है, हिंदू आपसे दुखी हैं, सरकारी कर्मचारी आपसे परेशान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वहां के आईटी के जो सेक्टर के बड़े लोग हैं वो आपसे परेशान है, तो आपके साथ है कौन? तो ये फंस रहे हैं उसमें, जाल में। अच्छा, इसमें एक और भी छौंक लग गई है। और ये आपने देखा जी होगा कि ये प्रियंक खरगे असम गया था और यहाँ पे जो लोग हैं ना वो एआई वाले वो असम जा रहे हैं और आंध्रा जा रहे हैं, वो गूगल वाले आंध्रा चले गए। असम और गुजरात में इनके जो एआई मॉड्यूल्स हैं वो वहाँ लग रहे हैं, तो उसको लेके बड़ी बयानबाजी की है अभी इसने प्रियंक ने। तो वहाँ असम में तो कह दिया कि भाई वो ऑफिस हेमंत शर्मा ने कि प्रियंक खरगे इज एन इडियट। हाँ, तो वहाँ प्रियंक खड़गे का वैसे भी कोई, प्रियंक खड़गे और एक वो चिदम्बरम का लड़का कार्ति चिदम्बरम, इनमें कोई अपना सर स्किल कुछ है क्या? आपने कभी सुना इनमें कोई है कई मटेरियल? एक बड़े बाप के बेटे होने के अलावा इनके पास है क्या? और कोई अपना विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है इन लोगों की, कोई थ्योरी नहीं है किसी चीज को लेकर, कोई स्टडी नहीं है। ये तो बस चल रहे हैं किस्मत से, अपने किस्मत का खा रहे हैं। असम में जाएं चाहे कुछ भी जाएं, असम असम में तो मामला और ही हो रहा है। अब तो ये हल्ला ये मचाने लगे हैं कि साहब वहाँ एसआईआर क्यों नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि भाई वहाँ का मामला अलग है, पहले से ही उसे हमने अलग रखा है। वहाँ एनआरसी का और सब बाकी सब चीजों का मसला है। अब उसमें हल्ला मचाने लगे कि यहाँ क्यों नहीं, लेकिन ये काम इन्होंने बढ़िया किया सर कि इसमें यूपी भी शामिल कर लिया। भाई सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी वहां भी हो शामिल रहा करके यूपी शामिल करके तो उन्होंने योगी महाराज को एक बहुत बड़ा अश्व दे दिया वो तो। है। हाँ, तो वो यूपी को इसलिए डाला गया है
कि कल को ये ना कहें कि भाई सारे विपक्ष वालों के पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा स्टेक पे है वहाँ की यूपी, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ हाँ, तो सबको इसे शामिल डाल कर दिया। दिया उन्होंने। तो मजेदार है वैसे। एक बात कर्नाटका बताओ नहीं ये, है लेकिन इसमें लिस्ट में। लेकिन एक बात, कर्नाटका हो जाएगा सर। अभी ये 27 तक का ही निपटा है ना, कर्नाटक में टाइम है अभी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वहां का आप ज्यादा वो कर्नाटका रहेगा। में टाइम है, और राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ से तो पहले ही है। ये तो सारे इकट्ठे ही हैं। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ तो नहीं, मुझे लग रहा है शायद उसमें सर, 2029 के इलेक्शन के जस्ट उसमें पहले, 3 महीने पहले, सर और ये ऐसा साल है कि भर पहले है। कर्नाटक में वेट एंड वॉच है। मुझे लग रहा है कि वो जो जातीय सर्वे वगैरह, वहां पे ऑलरेडी मसाला मिलने वाला है बहुत ज्यादा। तो वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां देरी से भी करा देंगे तो भी काम हो जाएगा। वरना बवाल मचाते वो अभी साउथ को तरीके से ले रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, एक साथ नहीं। अब जैसे केरल तमिलनाडु में चुनाव है तो उन्हें शामिल कर लिया। प्लानिंग उसकी ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि ये अगर बिहार को लेके इन्होंने इतना, विपक्ष वालों ने हल्ला गुल्ला ना मचाया होता तो शायद इतने सारे स्टेट्स में ना होता। अब उसको, बिहार को सही प्रूव करने के लिए चुनाव आयोग अब पूरे देश में कराएगा इसे। अब सब जगह होना है ये, वरना शायद ना होता इस तरीके से। लेकिन सर वहां आप ममता बनर्जी ने तो बवाल मचा दिया। 500 अफसरों के तबादले कर दिए, 14 डीएम बदल दिए। हैं? ऐसा कमाल हो क्या गया। खास है? अब भाई, आप वहां की बात कर रहे हो, 500 बदल दिए। राजस्थान में भी तो अभी ट्रांसफर हुए उसी के साथ में। ये 100-200 तो यहाँ भी हुए। यहाँ की कोई बात नहीं कर अच्छा, रहा। वहां का नहीं पता लगा, लेकिन यहाँ का तो हाईलाइटेड है आज। सभी जगह प्रमुखता से छपी है खबर कि साहब ममता बनर्जी ने कर दिए। और उसने वो वाला जो होता है ना, अक्सर चुनाव आयोग ये कह देता है कि जब वो एमसीसी वो लागू होती है कि साहब जो 3 साल पुराने इन सबको बदलो, तो उसने ऑलरेडी 3 साल वाले जितने भी थे अभी बदल दिए सारे के सारे। क्या इसके पीछे क्या सोच है सर उसकी? क्या लग रहा है ममता बनर्जी क्यों बदल रही है? क्या फायदा होगा अभी एकदम करने से? ममता बनर्जी तो एक डेस्परेशन में है, मुझे लगता है। मुझे लग रहा है कुछ डेस्परेशन हो गया उसको, क्योंकि ये जो खबर आई ना कल, ये उनका जो डिफरेंशियल है, उनकी जो जनसंख्या है, वो पिछले SIR से बढ़ी है 13.8%, और उनकी जो वोटर संख्या है वो बढ़ी है 61.6%। तो उसमें 47.8% का गैप है। अब यही गैप बाकी जितने भी प्रदेश हैं उनमें सब में 20% के आसपास या उससे कम है। गोवा में तो 3.2% ही है। हाँ, गोवा में तो कम है। तो उसके अलावा और भी ले लें, जैसे अगर उत्तर प्रदेश का ले लो तो उत्तर प्रदेश में 19% कुछ है, तमिलनाडु में भी 19% कुछ है, आपके केरला में 22%, 22.9 या इस तरह का कुछ है। तो यूटीज को छोड़ दीजिए, जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें सब में यही 20% या उससे कम, मैक्सिमम केरला का है। अब इसका देखें आप जरा, 47.8%, साफ साफ दिख रहा है कि भाई एवरेज तो ये है। फिर दूसरी बात, इन्होंने प्री SIR किया। प्री SIR क्या किया? प्री SIR का मतलब होता है कि इन्होंने जितने भी 2003 के जो वोटर्स हैं, उनके अलावा जो नए वोटर्स हैं उनकी संख्या निकाली, तो बाकी सारी स्टेट्स में 20 से 25% आ रहा है। 20 से 25%। पश्चिम बंगाल में 50%। तो ये सारी आंकड़े तो अब आ गए ना। अब इन आंकड़ों का तो क्या करेगी ममता? अब इन आंकड़ों पर जब एक्सरसाइज होगी तो फिर बहुत बुरा होगा। मेरी बात हो रही थी पश्चिम बंगाल में हमारे मित्रों से, जो अपने लोग हैं, आपको जयपुर डायलॉग्स में भी मिलेंगे, तो वो कह रहे थे कि साहब कि अगर ये डेड लोग भी हट जाएंगे ना तो भी बहुत रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि ये डेड लोग जो है वो 100% वोट डालते हैं TMC। सही कहा वो जो उन्होंने। वहाँ की जो 80% प्लस जो आती है टर्नआउट, उसमें ये जो डेड लोग हैं इनका बड़ा 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 भारी हाथ है। ये सब स्वर्ग और नरक से वापस आके और वोट डाल जाते हैं।
और फिर ये हल्ला मचेगा कि जब उसमें छटनी होगी ना और कटेंगे इतने सारे नाम, फिर कहेंगे बताओ साहब इतने लाख कम कर दिए, जैसे बिहार मैं के बारे में आपको कह रहे बता रहा हूँ कि इसमें करोड़ों में कम होंगे। थे। 3 करोड़ बता रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास कम होंगे। मतलब वेस्ट बंगाल में, 1 मिनट में इसका आंकड़ा निकालता हूँ। वेस्ट बंगाल का 2020 में वोटर काउंट कितना था? एक मिनट, ये मैं देख के बताता हूँ आपको। जी जी जी, हम्म, मैं भी खोलता हूँ इसका। तो ये मेरे ख्याल से बिहार से ज़्यादा ही है। बिहार में 7.5 करोड़ है, तो इनका एक 2021 में टर्न क्या पूछ रहे थे आप, आंकड़ा? टोटल वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अच्छा, टोटल नंबर जो ये तो लिखे इसने 7 करोड़ 29 लाख 24 हजार। वोटर्स थे 7 करोड़ 33 लाख, हाँ और पोलिंग की थी 5 करोड़ 99 लाख ने, 82.3%। हाँ, 82.3 थी, सही तो बात ये है। जो 7 करोड़ 33 लाख थे, इनकी अगर नॉर्मल ग्रोथ आप लगा लीजिए, और ये है, आप मान लीजिए कि 8 करोड़ वोटर है। वोटर जो है, रजिस्टर्ड वोटर की संख्या 8 करोड़ के आसपास है, तो इस 8 करोड़ में से आप लगाओ कितने कम हो जाए। तीन तीन मेरे करोड़ ख्याल से के कम करीब कम से हुआ। कम 25% कम होंगे। यही कह रहे हैं कि 3 करोड़ तक के कम हो सकते हैं। 25%, और दो तो कम होने ही होने, 2 करोड़ तो कम इसमें से हम्म होने ही। तो आप देखिए, घटिया इतनी संख्या घट जाएगी तो क्या होगा। सबसे ज्यादा टर्नआउट होता ही मरे हुए लोगों का और डुप्लीकेट वालों का होता है। 100% सही टर्नआउट बात है। होता हाँ है, हाँ, तो बिल्कुल। 100% टर्नआउट वाले आप कम हो जाएंगे, तो ये आप देखो ना, 82.3%। 5-5 हजार वोट भी डल जाए तो भी विधानसभा में तो बहुत इधर का उधर हो जाता है खेल। तो साहब ये ऐसा नहीं चलेगा। 82.3% जो हुआ था, ये घट के 75 पे आ जाएगा। बड़ी मुश्किल हाँ, सही मुश्किल हो बात जाएगी। है। ये जो हैवी पोल कराते हैं इतना सारा, ये जिंदा पश्चिम लोग तो बंगाल में इतने वोट डालते नहीं ना। सर पश्चिम बंगाल में बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि 82% होता कैसे है। बाकी इधर बिहार में कहीं नहीं होता, इधर इवन साउथ के स्टेट्स में नहीं होता, पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पे कैसे इतना हैवी पोल होता है, ये भी समझ से ही बाहर है। तो ये जो अधिकारी इन्होंने बदले हैं 3-3 साल वाले, तो इसका क्या, इसमें क्या माना जाए कि चुनाव आयोग से बचने के लिए इन्होंने किया, या फिर अपने अधिकारियों की लिस्ट तय कर ली थी कि भाई जो लफड़ेबाज हैं या जो ममता बनर्जी के खास हैं उन लोगों को पोस्ट कर दिया गया। इतने सारे अधिकारी तो लगता नहीं कि आप छांट इतने लें कि सारे साहब ये अधिकारी को हमारे कैसे खास आप हैं। तय करोगे कौन किसका है, कौन किसका है? हाँ, यही तो मैं कह अधिकारी रहा हूँ कि ये वर्ग तो संभव ही नहीं है। अधिकारी वर्ग तो साहब अपने करियर को देखता है, बाकी वो कुछ नहीं देखता। हाँ, सही बात है। किसी पार्टी का नहीं होता अधिकारी वर्ग। जहाँ मौका और ये मिला बताते हैं कि उधर चल इसमें दिए। ऑर्डर इसने फ्राइडे में कर दिए, क्योंकि पहले से लग रहा था कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इसने ऑर्डर बैक डेट में पता नहीं कैसे किए, लेकिन देखिए खबर जी, ये आई कि फ्राइडे में कर दिए ऐसा है। ऑर्डर। ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछा गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या जवाब दिया आपने सुना ही होगा। हाँ, दर्शकों को सुना है बता मैंने। देता हूँ एक बार फिर से, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो किया है, सवेरे ही किया। कि उन्होंने कहा देखिए, संविधान की धारा 324 उपधारा 6, यानी आर्टिकल 324(6), उसमें यह दायित्व है सरकार का चुनाव में और इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन में पूरी सहयोग करने तरह का। से सहायता देना। ये दायित्व, संवैधानिक दायित्व है। ये नहीं निभाएंगे तो आपको पता है फिर क्या होगा, उसका अर्थ हाँ, क्या है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सीधे सीधे मैंने तो हेडिंग ही दी है सवेरे कि प्रेसिडेंट रूल का रास्ता खुल गया।
हाँ सही बात है, वरना फिर वो मामला फिर कोर्ट कचहरी चलेगी और क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में तो क्लियर हो जाएगा, ममता के अगेंस्ट ही जाएगा अगर ऐसे अरे पहुंचेगी ये तो। तो जाना ही जाना है। देखिए क्या है, हम्म, मैं बहुत पहले से कहता हूँ, संभवतः हमारी आपकी भी चर्चा हुई होगी कि लोग हम्म, जो है वो ब्लाइंडली कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो बम्बई जजमेंट आया हुआ है, वो बम्बई जजमेंट में ये साफ कर दिया गया कि आप नहीं कर सकते, असेंबली में जाना पड़ेगा, ये वो जो बम्बई जजमेंट था, वो उसमें साहब एक विधानसभा की बात नहीं थी। उस बम्बई जजमेंट में 5 विधानसभाओं का डील किया गया था, जिसमें से एक पर उन्होंने निर्णय देने से मना कर दिया क्योंकि वो इंफ्रक्चस हो गया था। वो शायद मेघालय का मामला था, वो इंफ्रक्चस हो। कर्नाटका के बारे में ये कहा कि साहब कि आप जो है वो किसी के भी बहुमत का जो निर्णय है, वो बहुमत का निर्णय आपको असेंबली में ही करना पड़ेगा, फ्लोर ऑफ द असेंबली पे ही करना पड़ेगा। तो ये ये बात जो है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, लेकिन 3 और ऐसे थे। एक सेकंड, पॉज पॉज कर अंकुर, पॉज कर देना। पॉज कर देना। तो उसमें 3 प्रदेश और थे। वो कौन से थे? राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश। उनका जो इशू था वो दूसरा था कि वो 1992 वाले मामले में उनको जो है वो डिस्मिस किया गया था। तो वो उसको कोर्ट ने बाबरी अपहोल्ड बाबरी किया। वाले के टाइम में, बाबरी बाबरी के वाले में। टाइम पे, बाबरी के टाइम में उसको कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि नहीं, ये जो है ये उचित है, ये लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के इशू पे किया गया। इसमें जो है वो हम इसके कारणों में नहीं जा सकते, बस इतना देखना होगा कि जो कारण दिया गया है अ, वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो ही ना। हम्म, कारण तो यहाँ एग्जिस्ट उस समय कर रहा था भाई, लॉ एंड ऑर्डर की इशू था, तो इसलिए हम्म। उसको अप्रूव किया कोर्ट ने। तो यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आपने अपने संवैधानिक दायित्व का आर्टिकल 324(6) के अंतर्गत पालन नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, गवर्नर को लिख दिया और प्रेसिडेंट को लिख दिया, तो भाई साहब आपका कार्यक्रम पूर्ण। हाँ, और वो 2-3 अधिकारियों के तो उदाहरण हैं। आपको ध्यान है कि अभी पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने कहा था कि इन 4 अधिकारियों को सस्पेंड करो, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो सस्पेंड नहीं करती। उसके करना बाद पड़ा ना जब बाद यहाँ में। से चिट्ठी करना पड़ा फिर सस्पेंड। तो वो तो चुनाव आयोग के पास प्रमाण है कि साहब ये शुरू से ही हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। इवन अधिकारियों के बयान तक हैं इस तरह के कि हमें ऑर्डर है कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है, इसमें इस तरह का काम किया उन्होंने जानबूझ के। इवन जब तो पिछले वाला जो इलेक्टोरल रोल था वही पब्लिश करना था, वही जनता के बीच जाना था, उसका भी नहीं डाला गया था। कई सीटों के नाम आए थे कि वहां के क्यों नहीं डाले गए भाई ऑनलाइन। इतनी तक लापरवाही हो रही थी वहां तो। तो इसलिए साहब आसान नहीं है ममता दीदी के लिए मामला, मामला पेचीदा है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि साहब कि राहुल गांधी जाएंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? वोट अधिकार यात्रा के बाद से तो वो गए नहीं है। अच्छा वो जाएंगे भी तो गए थे सर एक दिन के लिए, आप सब लोगों ने उसे जो है निग्लेक्ट कर दिया। राहुल गांधी 23 या 24 तारीख में गया था वहां पे, और वो एक दिन के लिए गया। आपको याद होगा सीताराम केसरी को फूल चढ़ाने के लिए गया था। क्योंकि उनकी उनकी पुण्यतिथि थी सीताराम केसरी की। और वहां के जो कांग्रेस का जो वहां का जो इनके सब सब लोग नेता लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब सीताराम केसरी तो जो है बड़े पॉपुलर लीडर थे, पिछड़े वर्ग के, ये वो फलाना, और उन्हें जो है श्रद्धांजलि का अर्पित करने का हमने कार्यक्रम रखा है। तो राहुल गांधी उस पर फूल फेंकने के लिए गए थे उनकी तस्वीर लेकिन हाँ, फूल राहुल फेंके थे गांधी उन्होंने को, दूर से, हाँ फेंके दूर से फूल थे। फेंके थे। उसी एक कार्यक्रम के लिए गए थे वो। और मुझे लगता है कि उस घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि आज कांग्रेस घुटनों पे है, कितनी खराब हालत में है, कितनी कमजोर है, और किस क्या कहते हैं ना, वल्नरेबल है। आप बताइए कि जिसे जो सोनिया गांधी ने निकाल के फेंका और सीट कब्जाई और धोती खुलवा दी, बेचारे को बाथरूम में बंद कर दिया, जिस सीताराम केसरी को
आज उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आपको जाना पड़ रहा है। 25 साल में तो याद नहीं आया किसी को। इससे पहले बताइए कभी सीताराम केसरी को इन्होंने याद किया हो? इवन वो तो चलो पटना का ही दफ्तर है, वहां तो कम से कम कोई कार्यक्रम उसकी याद में होना चाहिए कि भाई बिहार का इतना बड़ा नेता था। वहां पे भी इन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं रखा, लेकिन इस बार रख रहे हैं कार्यक्रम ये। तो ये तो राहुल गांधी को तो लोग बस घुमा रहे हैं, पार्टी के लोग। उसे पता तो कुछ है ही नहीं। अगर उसे पता होता कि क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरीके से सोनिया गांधी उस समय बनी थी अध्यक्ष और सीताराम केसरी उस समय किस फॉर्म में थे, तो ये सारी वो मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी वहां पे जाता, लेकिन उसे ले जाया गया, घुमा दिया गया उसको कि भाई जाना पड़ेगा। लेकिन सर बिहार को लेके तो एक बात समझ में नहीं आ रही है हमें। ये प्रशांत किशोर तो मुझे लग रहा है कि जीरो हो गया, ये भाग गया मैदान छोड़ के। आज तो उसके 2 वोटर कार्ड निकला है। आज कुछ भी निकल सकता है। बात उसके वोटर कार्ड की नहीं है सर। आप अध्यक्ष पार्टी के नहीं बने, कह रहे हो कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं सीएम नहीं बनूंगा, फिर कह रहे हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आपको क्यों वोट देंगे लोग? किस लिए वोट दें? उनका झुंझुना फेल हो गया। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं या तो अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। अब तो पक्का हो गया कि साहब फर्श पे ही रहने हैं। अरे अर्श का साहब तो उसने प्रश्न तो ही एक नहीं। इंटरव्यू में साफ तौर पे स्वीकार कर लिया कि वो जो है वो एमपी भी रहे हैं शायद। वो क्या नाम है, उदय सिंह, जो इनकी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, उदय सिंह है क्या नाम है उनका, जो बनाए थे उन्होंने अध्यक्ष रहे हैं इनके। वो सारा का सारा फाइनेंस कर रहे हैं, अपना घर भी रहने के लिए उन्होंने दे रखा है प्रशांत किशोर को, सारे इंटरव्यू वगैरह उनके घर पे दे रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि उनका कोई अपना एजेंडा है कि डैमेज करने का और अपना वजूद जो है बिहार की पॉलिटिक्स में बढ़ाने का। उसके अलावा प्रशांत किशोर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लग नहीं रहा कि प्रशांत किशोर चुनाव के बाद बिहार में नजर आएगा। तेजस्वी यादव ने आज एक इंटरव्यू दिया उसे इंडियन एक्सप्रेस को, और उसमें तेजस्वी यादव ने बहुत मजेदार बात कही और मुझे बड़ी सही भी लगी। उसने कहा कि प्रशांत किशोर का काम क्या रहा है? प्लान बनाना और पार्टियों को बेच देना, पैसा कमा लेना, यही तो काम करता है प्रशांत किशोर आज तक। तो उसने कहा कि देखिए, जब आप जिम्मेदारी पे होते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं या आप कभी सरकार में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई जनता के काम कैसे कराए जाते हैं, जनता क्या चाहती है आपसे। बाहर बैठ के दर्शक बन के आप किसी भी चीज पर कमेंट्री करते रहे। और उन्होंने ये बात बिल्कुल सही की तेजस्वी यादव ने कि साहब आप, प्रशांत किशोर केवल मीडिया का बनाया हुआ एक वो है, मास लीडर नहीं है, वो मीडिया का बनाया हुआ एक व्यक्ति है। और ये बिल्कुल सही कही। प्रशांत किशोर के सारे चैनल वालों ने इंटरव्यू ले लिए सर। या तो मैंने देखा कि प्रशांत किशोर के इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया वाले, या फिर वो मोकामा में लड़ रहा है जो वो अनंत सिंह, उसके इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी किसी पे कोई किसी का ध्यान नहीं है, बस 2 में लोगों का इंटरेस्ट है। तो उसका मैनेजमेंट है, वो पहले से मीडिया वालों के साथ फ्रेंडली रहा है प्रशांत किशोर, तो सारे के सारे लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे तो बार बार लग रहा है कि वो जैसे रामकृपाल यादव ने कहा है कि साहब जीरो पे आउट होने वाले हैं प्रशांत किशोर। ये तो तेजस्वी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ अपर कास्ट के बीजेपी के वोट काटेंगे। काटेगा। हाँ, बीजेपी तेजस्वी के को तो ये कास्ट लग रहा था। और तेजस्वी की एक प्रॉब्लम और भी तो हो रही है ना सर, उसके मुस्लिम वोट तो जो है काट रहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी 30-35 के करीब कैंडिडेट लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी के, तो उसे मुस्लिम में दिक्कत है। और इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि जहां जहां मोहन यादव की बीजेपी ने रैली करवाई है, वहां यादव भी थोड़ा सा खिसक रहे हैं। यादवों के मन में भी ये लग रहा है, मोहन यादव ये कहता हुआ घूम रहा है कि साहब देखिए, मेरे घर से तो ना कोई विधायक है, ना कोई मेरे यहाँ से एमपी है, ना मंत्री रहा कुछ रहा, तो मुझे मोदी जी ने देखिए एक यादव को जो है ऐसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो और वो मोहन यादव का इमोशनल उल्टा हो गया। पड़ेगा। इस समय अपर कास्ट बहुत नाराज है उससे। हाँ, तो सर वो उसे तो केवल लेकिन वो यादवों के यादवों को इलाके तो में वो भेज रहे एक हैं। वोट एक्स्ट्रा नहीं दिलवा सकता, वो एक सिंगल वोट एक्स्ट्रा नहीं दिलवा सकता। अब देखते हैं सर क्या उसको होता वहां है। भेजना जो है इनका गलत निर्णय है। ये तो सर इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाया था सर। बनाया किस लिए था मुख्यमंत्री? वो बेकार यही का है। काम वो नहीं तो करवाएंगे तो क्या एमपी करेंगे आप? एमपी ने उसने बर्बाद कर दिया पूरा, वो ओबीसी बात करके वहां पे हाँ, वहां तो उल्टा पड़ गया सारा का सारा मामला। पूरा उल्टा पड़ गया। आज चुनाव करा लो तो बुरी तरह से हारे बीजेपी अगर इसको हटाए नहीं। हाँ, सही बात है। तो लेकिन तेजस्वी की मीडिया तो की बात आप परेशानी कर रहे है। हैं कि साहब की मीडिया का बनाया हुआ है। मैंने सुना कि मीडिया के कुछ पुरोधा वो इस समय यूएस में बैठे हुए हैं और अब पता नहीं यूएस में सर उनकी कितने बैठे ट्रेनिंग हुए चल रही कितने है। नहीं। कुछ लोग तो लौट आए हैं वहां से,
अब ऐसे तो अक्सर होता ये था कि चुनाव से पहले राहुल गांधी टिप लेने के लिए, या जैसे अमित शाह कहते हैं ना कि पर्ची लेने के लिए जाते थे राहुल गांधी, अब की बार पर्ची लेने के लिए ये गए हैं वहां पे। क्या आशुतोष थे, और एक वो इनके सत्य हिंदी वाले शीतल पी सिंह, अभय दुबे, शाकाल, वो भी अभय गए हुए अभय दुबे तो बहुत महान पत्रकार है साहब। अभय दुबे जैसे पत्रकार ही तो चाहिए, निष्पक्ष। वो साहब सीएसडीएस में प्रोफेसर थे और वहीं बैठ के वो लाइव किया करते थे सरकार के खिलाफ। ट्रूथ टू पावर बोलने वाले, ट्रूथ टू पावर बोलने वाले। खबर तो ये थी कि सर ये अमेरिका गए हुए ने 1 महीने करीब हो गया, लौट के नहीं आए, लेकिन मैंने देखा कि आशुतोष तो लौट आए। आशुतोष तो अपने उस पे चैनल पे आने लगे हैं, अपना कार्यक्रम करने लगे हैं। गए होंगे सर घूमने के लिए। क्या है कि ये जितने लेफ्टिस्ट टाइप के जो पत्रकार हैं और जो एंटी मोदी ब्रिगेड के जो मेंबर्स हैं, इन्हें विदेशों में स्कॉलरशिप वगैरह बढ़िया मिलती रहती है सर, वहां अरे घूमने के बिल्कुल, लिए ऐसा। अरे फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है सर, हाँ जी, बिजनेस का भी नहीं, बिजनेस के ऊपर फर्स्ट क्लास। जी जी जी। तो इन लोगों को मिलता रहता है समय समय पर। इन लोगों की सेटिंग बहुत बढ़िया है। देखिए ना, रवीश कुमार कई बार घूमे आया, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कई जगह घूमे आया। कुछ भी नहीं है, अब तो चैनल में नहीं था, कुछ नहीं था, अपना यूट्यूब चैनल तो चला रहा था। तो सर इन लोगों की बढ़िया एक लेयर बनी हुई है नीचे से ऊपर तक। इनकी सेटिंग बढ़िया है, ये इन्हें मौके पे बुलाते रहते हैं। अब बताइए ना, कभी भी अगर इंडिया के खिलाफ कोई कहीं किसी को बुलवाना होता है तो किसे बुलाते हैं? राणा अयूब को बुलाते हैं। और योगेंद्र यादव का चल रहा है, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि साहब के 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल। पहले इन 14 सवालों के जवाब दे चुनाव आयोग। अरे भैया, तुमने अपने सारे सवाल रख दिए जाके वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको लात मार दी और कहा सब कुछ ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बस एक क्या है कि साहब के आधार कार्ड को एज आइडेंटिटी यूज कर लो। करें, हम पहले से ही कर रहे हैं, वो तो है ही। तो एन्यूमरेशन वहां फॉर्म तो से हमने उसको यूज किया ही किया है। वहां तो मेरी ये भी समझ में नहीं आया कि ये आर्ग्यू कैसे करने लगा योगेंद्र यादव। सर ऐसे कैसे परमिशन मिल जाती है? यार ये भी तो सुप्रीम कोर्ट भी तो जब ये लेफ्टिस्ट के सामने जो है ना, वो बिल्कुल दंडवत करता दिखता है। हाँ, क्या लेकिन किया वो जाए। अपने राकेश अच्छा, राकेश किशोर वाला ये जो आपको मामला बीमारी है। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मिलेगी, मैं बताऊं आपको। हाँ बिल्कुल, ये हाँ बीमारी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मिलेगी, आपको हाई कोर्ट्स में नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाई कोर्ट्स जो है फिर भी जो है वो फैक्ट्स पे चलते हैं, हाई वो कोर्ट्स में तो दिमाग फिर नहीं भी लगाते अपना। आपको रीढ़ की हड्डी दिखेगी। हाँ सुप्रीम कोर्ट में रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही आजकल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये राकेश किशोर से कैसे डर गए सर, गवई साहब वाले मामले में? उस मामले को क्यों नहीं टच करना चाह रहे, ये समझ में नहीं आया कि साहब नहीं, मैं हमें सुनना ही नहीं, हमें कुछ नहीं करना इसमें। वो ये तो मतलब गवई साहब जो है रिटायरमेंट से पहले जो है ये एक मतलब बार सेट करना चाहते हैं कि आप कुछ भी कह लो लेकिन हम आपको छूट देते हैं। जूता फेंक के मार दिया फिर भी कुछ नहीं कहेंगे। कल दलित हैंडल्स, हम्म, तथाकथित जो दलित हैंडल्स है, तो हम्म, दलित हैंडल्स तो क्या है, जो ज्यादातर जो आपके, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो है, हाँ, हम्म, उस पे एक विमर्श चल रहा था कि अब जो अच्छा, है वो सूर्यकांत शर्मा बनने वाले हैं और अब हम्म, हमको इनके ऊपर जूता फेंकना चाहिए। हाँ। जबकि उसमें आज तक हमने तो पढ़ा ही नहीं कि वो शर्मा है या ब्राह्मण है, कुछ भी हमने नहीं पढ़ा उनके बारे में। हमने जस्टिस सूर्यकांत ही पढ़ा उनके बारे में, जितनी भी बेंच में उनका नाम है, कभी हाँ, उनका सरनेम सामने नहीं आया। तो ऐसे लेकिन लोग ये हैं लोग तो सब। पता कर लेते हैं ना। आजकल देखा होगा आपने, आजकल जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि ये सब कुछ जो कुछ भी है यहाँ पर, जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी प्रथाएं हैं, ये सब बुद्ध से आई हैं। हम्म, ये आजकल का ये नया इनका विमर्श चालू हुआ है जिसकी बैंड 1 सेकंड में बज जाती है, लेकिन बेशर्म इतने हैं कि बस उसको बोलते रहते हैं। आजकल ये सब जो है ना, ये इनका क्या है कि साहब कि ये मिशनरीज से एजेंडा लेके आते हैं। ये मिशनरीज ने एजेंडा हाँ चलाया है सैकड़ों वर्षों से, तो वो मिशनरीज से एजेंडा लेके आते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मिशनरीज जो है वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से चलाते हैं। ये है बिल्कुल रूड और क्रूड। तो वो रूड और क्रूड जब चलते हैं तो फिर जो वो सनातनी हैंडल्स होते हैं वो इनको 2 मिनट में चित कर देते
फिर ये रोते हैं, हाँ, धमकी फिर देते वो भी हैं, उतारा। SC/ST एक्ट लगा देंगे। अरे! अभी तक तो तुम बुद्ध की बात कर रहे थे, अब SC/ST एक्ट आ गया। और अरे सर मजेदार सबसे बड़ा घटनाक्रम तो ये हुआ, अरे उस पर तो हम बात ही नहीं करें, दलित से याद आया, इस देश का एक दलित IRS अफसर घर से निकाल दिया खट्टर साहब ने। वो बेचारा, वो 4 दिन से सोशल मीडिया पे यही रोए जा रहा है कि साहब मेरा मेरा सामान बाहर फेंकवा दिया मनोहर लाल खट्टर ने, मेरा सामान बाहर फेंकवा दिया मनोहर लाल खट्टर ने। कल फेसबुक पे लाइव कर रहा था बेचारा हाँ, कि साहब सवालों के जवाब दूंगा मैं। आज तक लाइव नहीं आया, जब वो सांसद रहा तब कभी लाइव नहीं आया, जनता की कोई समस्या नहीं उसने सुनी दिल्ली में। और वो आदमी जिसका कभी राजनीतिक रूप से कोई वजूद नहीं रहा, जिसे पूर्व सांसद या सांसद बनने का मौका मोदी ने दिया, उसकी ये कहानी है कि साहब बताओ मेरे से बंगला खाली करवा लिया। लोग ये सोच रहे कि वो सांसद वाला बंगला, अरे भाई पत्नी के नाम से जो अलॉटेड बंगला है उसे लेके रो रहा है बेचारा। भाई जब वो रिटायर हो चुकी नवंबर में, 6 महीने का आपको ऑलरेडी छूट होगी, फिर आपने कहा कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, फिर भी आपको छूट दे दी, क्या मतलब? वहीं लुटियंस में जो है वो इंडिया गेट के पास रहने का चस्का लग गया है कि साहब निकलते इंडिया गेट दिखना चाहिए, वहां से जाओगे ही नहीं आप। ये हाल है साहब इन लोगों का। वो जो पंडारा रोड है सर, आप तो गए होगे, इंडिया गेट के चारों तरफ जो वो बगल में ही है ना हमारे तो सुदर्शन, हाँ बीकानेर हाउस के बगल में ही तो जी है जी, भंडारा। आपका राजस्थान का तो बगल में ही है। उसमें क्या है कि हाँ, वो जो सुदर्शन चक्र की तरह का स्ट्रक्चर है वहां का इंडिया गेट के चारों तरफ, तो उस पे रहने का मजा ही कुछ और है सर। लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए इंडिया गेट और उसके आसपास के जो पार्क है उनमें घूमने के लिए जाते हैं। तो उन्हें जो है लालच वहां का हो गया। अब देखिए मेरे ख्याल में रह रहे होंगे 30 साल से उस इलाके में, तो डिपेंड करता मजा है ले रहे हैं। कि भाई वो इसने तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट ले लिया था नहीं इसने तो पहले से ले रखा है रिटायरमेंट, इसने तो 20 साल से ले रखा है सर रिटायरमेंट, उदित 1990s में राज ले ने। लिया था शायद इसने 1990। हाँ वो तो उस समय उदित राज को चस्का लगा था कि मैं काशीराम का विकल्प बनूंगा। मैं आपको बताता हूँ, इसने जो अपने संगठन बनाया था जिसमें इसने दलित के साथ इसने सोचा कि इसमें सारे जोड़ लूं, दलित, OBC, आदिवासी और मुस्लिम। तो ये तो इन्हें अगर मिला दें तो भैया आपका 70% का आंकड़ा है ये तो अगर किसी पार्टी के पास हो जाए तो वो तो अजर अमर हो जाएगी, वो तो कभी हारेगी नहीं। तो इसका जो है टारगेट वो बना। अब ये ना दलितों का नेता बन सका, ना आदिवासियों का नेता बन सका, अल्पसंख्यकों ने तो इसे कुछ समझा ही नहीं कभी भी। इसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इसमें, लगभग 20 साल तक ये धक्के खाता रहा। काशीराम के उससे तो फिर भी मायावती 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला। और इस भटकती हुई आत्मा को नरेंद्र मोदी ने 2014 में सारे नरेंद्र ऐसे मोदी ने दिलीप कुमार मंडल की तरह इसको भी कई थे सर उस समय। पहला हाँ एक्सपेरिमेंट उदित राज से ही था। हाँ, दिलीप कई और कुमार मंडल का एक्सपेरिमेंट इस दूसरा है। हाँ इस तरह के कई लोगों को लिया था मोदी ने सर। आप याद कीजिए सुब्रमण्यम स्वामी भी उन्हीं में थे कि ये जितने भी हाँ, जो घूम रहे हैं ना इधर उधर भटक रहे हैं, इन सबको ले लो, कम से कम अपनी सीट तो जीत ही लेंगे। ये तो बात है ना। तो अपनी अपनी सीट पे तो ये जीत ही गया था वहां पे उदित राज दिल्ली वाली पे। और वैसे तो कोई भी लड़ता जीत जाता, लहर थी, मोदी की लहर थी उस समय, तो मोदी के नाम पे सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये जितने भी MP थे साथ उस समय 14 से 19 के बीच में यहाँ पे दिल्ली के, उनमें सबसे घटिया और सबसे थर्ड क्लास परफॉर्मेंस उदित राज की थी, सबसे रद्दी। पब्लिक के बीच में आप चले जाओ सब थू थू करते थे। एक लड़का था हमारा तो जूनियर था, वो इनका सोशल मीडिया वगैरह देखता था, वो बताता था कि साहब बड़ा बुरा हाल है, दिन भर लोग शिकायतें करते हैं, दिन भर ये नॉट रीचेबल रहते थे और लोगों से संपर्क करते नहीं थे। कोई पब्लिक जो अपनी शिकायतें लेके जाती थी, कोई सुनवाई नहीं, कुछ ही नहीं है। ये तो ऐसा है साहब कि ये जो है ना एक सर्विसेज के ऊपर भी एक डिस्ग्रेस टाइप का ही है। ऐसी बात नहीं कि भाई रिजर्वेशन से भी लोग आते हैं और आप हाँ पता नहीं कर सकते उनके बातचीत करने के और उनकी जो हाँ ऐसे हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है। ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप पता भी नहीं लगता कि किस कास्ट से आते हैं, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल पता भी नहीं लगता। लेकिन इसके तो ये बात ही कभी मैंने इसको जो है वो प्रॉपर करते हुए नहीं देखी। तो कोई ढंग की रीजनेबल बात इसके मुंह से कभी निकली हो ऐसा मैंने देखा ही नहीं। ये बात करेगा हाँ तो उल्टी करेगा, कोई करेगा तो बिल्कुल बेवकूफी बिल्कुल। की।
हाँ, अरे साहब एक एक हमारे पत्रकार मित्र थे, वो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, वो हमारे से आके यही पूछ रहे हैं कि यार ये जब आईआरएस अफसर था, ये जब भी चप्पल पहन के ऑफिस जाता था। जब भी देखोगे आप पैर में सैंडल और चप्पल। तो कुछ चीजें होती है ना कि सर वो नजर आ जाती हैं। जैसे मायावती जी को आदत है कि वो सैंडल पहनेंगी, चप्पल पहनेंगी और उसके अंदर सॉक्स पहन लेंगी, लाल रंग की जुराब जो दिखती रहती है अलग से। तो कुछ चीजें होती है वो जाती नहीं है। वही हाल है इनका भी, उदित राज जी का। जबकि उदित राज की जो पत्नी है वो मीडिया वालों से बात करी थी, वो मुझे लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है इन्होंने, वो मुझे नहीं लगी कि वो उसमें रिजर्व उस कोटे कोटे से हैं जो इनकी पत्नी है, वो नहीं लगी मुझे। वो बिल्कुल सही बात कर रही थी एकदम तरीके से जैसे बोलना चाहिए, और ये बिल्कुल ऐसे बोलते एकदम कॉमन मैन की तरह, बिल्कुल ले मैन की तरह। तो वो सिंड्रोम है ना, वो जाता नहीं है सर। नहीं, आई हैव सीन वेरी मेनी स्मार्ट ऑफिसर्स, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी स्मार्ट ऑफिसर्स हमने देखे। तो वो सर ऐसा भी होता है ना, कुछ स्मार्ट ऑफिसर भी होते हैं ना जो सेकंड थर्ड जनरेशन वाले हैं, ये फर्स्ट जनरेशन वाले होंगे। भाई आपके परिवार में अगर कोई पहले रह लिया और फिर उसके बाद कोई आता है तब अलग बात होती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट फर्स्ट पहली बार ही अपने उसमें से निकले हैं वर्ग में से, तो वो तो कुछ चीजें उसका रह जाता है सर, ये है। नहीं नहीं, क्या क्या मेरे खुद के बैच में कई सारे जो हैं फर्स्ट टाइमर्स हैं, वही स्मार्ट। ये तो खैर चलिए, ये अलग ही चीज की बात हो गई, लेकिन अ, ये जो कार्यक्रम हुआ ना, ये आप गवई साहब वाला, गवई साहब के कार्यक्रम के बाद में एक डिबेट जरूर छिड़ गई, बहुत लंबी चौड़ी। और गवई साहब जो पहले कहते थे और जिन्होंने एक स्वयं ने एक जजमेंट दिया जिसमें लिखा कि साहब की क्रीमी लेयर होनी चाहिए एससी एसटी में भी, आईएएस अफसरों के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन, इस तरह की हाँ। बात करके, और जब वो जूता चल गया तो स्वयं जो है वो दलित बन गए, नहीं, विक्टिम कार्ड, मुझे लग रहा है कि विक्टिम उस कार्ड वाले लेने नैरेटिव लगे में गवई साहब फंसना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए इस मामले को टाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया, बाकी जो है इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जो उनका स्टैंड है वो उन्हीं का स्टैंड है। वैसे लेकिन इसके पीछे सोच समझ में नहीं आया, क्या क्या है, डर किस बात का है, भय किस बात की है, चिंता किस बात की है, क्या क्या मैं वजह क्या है? जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उनको ये पता है कि साहब कि ये होगा भी ना तो एकदम से खत्म तो होगा नहीं, और खुद हाँ। होने वाले रिटायर। हाँ, टाइम नहीं है उनके पास। अब वो रिटायर होने के बाद में फिर बगैर मतलब उनका नाम खींचता रहे, अच्छा रिटायर होने के हाँ। बाद में फिर किसी को कंटेम्प्ट का डर लगेगा नहीं, हम्म फिर उसके बाद जो गाली देने वाले हैं वो जम के देंगे। फिर तो खुलेआम वो आप आ तो जाएगा, किसको सोशल रोकोगे? मीडिया पे चल पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये है इसके पीछे, और कोई कारण नहीं है। हाँ, कि जाते जाते जो है बेकार सारे इतने लंबे चौड़े कैरियर पे फालतू में एक दाग क्यों लगवाया जाए, वो ये दिखाना चाह, वो इस मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं कि साहब इसे ज्यादा तूल ना दी जाए, और अभी वरना अगर गवई ये साहब का मामला जो नाम है याद ये आते ही लोगों को यही चीज याद आएगी सबसे पहले। और ये वो ठंडा सब हो जाएगा, जजमेंट भूल और जाएंगे लोग। ये सबको होगा यही और याद कोई आएगा, कारण राकेश किशोर। गवई साहब का नाम लेते ही राकेश किशोर, वही दिमाग में लोगों के आएगा, तो वो सब जजमेंट पूरा भूल नहीं। जाएंगे। राकेश किशोर ने अपना और कर दिया खेल। राकेश किशोर ने कहा कि साहब मैं दलित हूँ। हाँ। आपको कैसे पता कि मैं स्वर्ण हूँ? सही बात है। और उनके किसी रिश्तेदार ने बताया कि साहब वो कायस्थ है। वो तो दरअसल राकेश किशोर ने वो बात तो इसलिए कही थी कि भाई आपको कैसे पता कि मैं स्वर्ण हूँ, क्या पता मैं भी दलित ही हूँ, वो उस सेंस में कही थी उन्होंने ये बात कि आप मेरे पे जो दलित का और उसका लगा रहे हैं। तो और फिर क्या, एक बात बताइए, चलो कोई भी हो, क्या मतलब दलित जो है उसके लिए उसकी राम में या भगवान में आस्था नहीं हो सकती अपने, या विष्णु में? आप ये भी बताइए हमें। अगर कोई दलित ही है तो हिंदू ही ना, उसकी क्या, उसकी भावनाएं नहीं आहत हो सकती कि
कि अगर आप विष्णु पे टिप्पणी कर दें तो उसकी भावनाएं नहीं आहत हो सकती क्या? इसमें कहाँ से दलित और सवर्ण वाली बात आ गई? चलिए, आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।